हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे अपने अपनों के साथ। अपने घर पे सब जो फेस्टिवल का दौर है उसकी तैयारियों में लगे होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत भी है तो हौसला रखें, वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी समय के साथ। समय के पास हर चीज़ का इलाज होता है, हर घाव भर जाता है। ठीक है, तो मैं मनमोहन हमेशा की तरह आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो दिलवाने का पूरा पूरा काम करेंगे भाई। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे चल रही पट्टी में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर डीएम करके आपका कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं। एजुकेशनल जो डाउट है आपका वो मैं क्लियर कर दूंगा। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ कि आरबीआई की जो एक ओम्बड्समैन की स्कीम है उसका स्कोप आरबीआई ने एक्सपेंड कर दिया है, उसको और वाइड कर दिया है। किसके तहत? रेगुलेशन, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत भाई। ओम्बड्समैन स्कीम ये है, ओम्बड्समैन का मतलब होता है कि कोई भी आपकी शिकायत सुने। ठीक है, आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंक से रिलेटेड कोई अगर शिकायत है तो आप डायरेक्टली जो ओम्बड्समैन स्कीम है आरबीआई की, तो उस ओम्बड्समैन स्कीम के तहत आप इस शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं, जहाँ पे जो ग्रीवेंस रेड्रेशल सिस्टम को इनिशिएट कर दिया जाएगा और आपकी दिक्कतों को सुलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो इस स्कीम को, इसका जो स्कोप है वाइड कैसे किया है ये हम देख लेते हैं कि 1 नवंबर 2025 से कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं वो एक रेगुलेटेड एंटिटीज के अंदर गिने जाएंगे। रेगुलेटेड जो एंटिटीज होती हैं भाई, आरबीआई जिनके अंदर पूर्ण रूप से मतलब पूरा रेगुलेशन के ऊपर जो है ध्यान रखता है और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, तो अब से कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज है जो रेगुलेटेड एंटिटीज के अंदर गिनी जाएंगी, ये आपको ध्यान रखने की बात है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं या फिर रीजनल रूरल बैंक्स हैं या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल प्राइमरी जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिनके अंदर जो है 50 करोड़ का उनके पास डिपॉजिट हो। ठीक है, और जो 50 करोड़ वाला डिपॉजिट जो है प्रीवियस जो ऑडिट हुई है उनकी बैलेंस शीट उसके अंदर दिखना चाहिए, पिछले साल की जो है ऑडिटेड जो बैलेंस शीट है उसके अंदर। ठीक है, और ऐसी एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो मतलब जैसे आप कोई भी लोन वगैरह की कंपनीज देखेंगे, चोलामंडलम वगैरह, श्री राम वगैरह, ऐसी ऐसी 3-4 कंपनी और हैं बड़े बड़े जो लोन देती हैं। ऐसी कंपनी, बस एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़ के बाकी की एनबीएफसीज जो हैं वो इस स्कीम के अंडर जो है आएंगी और जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हों और लगभग 100 करोड़ के आसपास उनका एसेट हो। ठीक है, ऐसी एनबीएफसीज भी अब से ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर जो है आएंगी भाई। ठीक है, ये न्यूज़ थी। दरअसल इसमें ध्यान रखने वाली बात थी कि अगर आपसे ऑप्शनल में पूछ लिया जाए कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ कौन कौन सी, इसमें तो आपको ध्यान रखना है मोस्टली सारी ही जो जितने भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर एंटिटीज हैं लगभग सबको इंक्लूड कर ही लिया है जो। लेकिन जो हाउसिंग फाइनेंस जो एनबीएफसी है उनको छोड़ दिया गया है। बाकी की जो शर्तें हैं जो एसेट वगैरह की, अगर वो पूरी नहीं करते तो उनको छोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए ये न्यूज़ हो गई है कवर। ये ओम्बड्समैन स्कीम जो है 2021 को जो है स्टार्ट हुई थी भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ये बस याद रख लेना एक। और एडिशनली क्या है, जो सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कौन सी हैं? जैसे आपका सिविल स्कोर वगैरह, एक्सपीरियन वगैरह, और ये जो कंपनी है ना जो क्रेडिट स्कोर वगैरह आपका बताती हैं जैसे सिविल वगैरह, वो वाली कंपनीज वो भी इस स्कीम के अंडर जो है कवर हो गई हैं। ये एक तरीके से जो कंज्यूमर मतलब जो भी कोई ग्राहक है, ऑब्वियसली हम लोग हैं, जैसे बैंक के अंदर हमारा किसी भी के अंदर खाता चलता है और उस बैंक के अंदर हमें कोई समस्या दिखाई देती है तो इस स्कीम के तहत जो है ग्रीवेंस रेड्रेशल सिस्टम को जो है इंश्योर किया गया है और एक तरीके से ताकि कस्टमर को इजी रहे। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बैंकिंग वाला मामला है तो
हर किसी का बैकग्राउंड नहीं होता, कॉमर्स वालों का तो पता होता है, लेकिन समझने की कोशिश करना। हम जब इकोनॉमिक्स को नए सिरे से एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे बेसिक से, तब मैं आपको बिल्कुल ए से जेड तक सिखाऊंगा, नॉट ए टू जेड। चलिए, विकसित भारत स्ट्रेटेजी रूम जो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी यानी मंसूरी के अंदर जो है वो इनोग्रेट कर दिया गया है, और इसमें जो नीति फॉर स्टेट और यूज केस चैलेंज अवार्ड्स को जो है लॉन्च किया गया है भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो डीसी हैं नए नए या फिर और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है कि 2-4 थीम हैं, उन थीम के बारे में मैं आपको थीम्स के बारे में आपको बता देता हूं, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट के साथ जो ये थीम्स हैं, इनके ऊपर जो केस बेस्ड स्टडीज हैं, मतलब पूरा डाटा जो मिला है अब तक, उनको ध्यान में रख के जो जितने भी नए ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो यूज केस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए जो है पॉलिसी मेकिंग के अंदर हेल्प करेंगे। यूज केस का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके सामने डाटा है और उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक प्लान और एक स्ट्रेटेजिक जो और फेज वाइज जो सॉल्यूशन आप किसी चीज के लिए देते हो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर नीति जो स्टेट नीति फॉर स्टेट्स है, उनको उनके डाटा को मतलब एनालाइज करके ये चीज़ें जो है चीज़ें मतलब आगे प्रोसीड करनी है और उसके अंदर आपको अवार्ड्स मिलेंगे। अब इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं ताकि कहीं मैं आपको समझा ना पाऊँ और आप समझ ना पाएँ, तो थोड़ा सा इसको और स्ट्रीमलाइंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी जो है ये वाली, ये एक्सपोज करेगी यंग ऑफिसर्स को किसमें, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और नीति फॉर स्टेट यूज केस चैलेंज अवार्ड्स रिकॉग्नाइज करेगा किनको, जो आउटस्टैंडिंग डाटा ड्रिवन गवर्नेंस और मॉडल्स डेवलप्ड बाय डिस्ट्रिक्ट बिटवीन दिसंबर 2024 से 25 के बीच में जो भी डाटा जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह का मिला है उसके अंदर जो है जो आउटस्टैंडिंग एक परफॉर्मेंस किसी भी की भी दिखेगी उसको। ठीक है, और चैलेंज जो इनवाइट करता है किनको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर्स को, और जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी होती हैं जहां मतलब काफ़ी डायमेंशनल जो है मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ की जरूरत होती है इन डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, और बात करें तो लगभग 250 यूज केस सबमिशन अभी तक रिसीव कर लिए गए हैं 6 थीम के अंदर, जो थीम मैंने आपको बता दी। मेनली अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखना है तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये जो स्ट्रेटेजी वाला रूम बना है ये कहाँ बना है, विकसित भारत स्ट्रेटेजी रूम, ये जो लबासना है मंसूरी के अंदर वहाँ बना है। सिर्फ इतना याद रखना है। बाकी की जो थीम बेस्ड अगर आपसे कोई पूछ ले, मेरे को लगता नहीं है अगर पूछ लेंगे तो, बस आप इतना ही याद रखो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाँ, ये लेंदी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए किया कि कई एग्जाम्स होते हैं जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह या यूपीएससी वगैरह, उसके अंदर आंसर राइटिंग के अंदर आप जो है जो गवर्नेंस वाला जो पेपर होता है उसके अंदर आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस की है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 वाली, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में चल रही है भाई। ठीक है, इसमें कौन आए थे, पार्टनर कंट्री किसको रखा है, यूके को, और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर कियर स्टारमर, वो वहाँ आए थे। और इससे साफ दिखता है कि जो उनके और हमारे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होने वाले हैं भाई। ठीक है, और यूके को पार्टनर कंट्री रखा ही है। और इस जो फिनटेक फेस्ट के अंदर डिजिटल इकोनॉमी हब के ऊपर बात हुई है और ग्लोबल जो फिनटेक एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो इनोवेशन की जरूरत है उसके ऊपर चर्चा हुई है भाई। ठीक है, और आगे अगर बात करें, इंडिया एंड द यूके विल कोलैबोरेट, कैसे कोलैबोरेट करेंगे, जो यूके इंडिया फिनटेक कॉरिडोर है या लंदन का जो स्टॉक एक्सचेंज या गिफ्ट सिटी है उसके थ्रू जो है
इनोवेशन को, स्टार्टअप को फोस्टर करेंगे, उनको बूस्ट करेंगे भाई। ठीक है। जो ये फेस्ट है 2025 वाला, एक ग्लोबल गैदरिंग है, इसके अंदर इनोवेटर्स आते हैं, पॉलिसी मेकर्स आते हैं और एकेडमिशियंस आते हैं भाई, ठीक है, और इंडस्ट्री के लीडर्स वगैरह आते हैं। इसकी मेन थीम, किस थीम पे काम करता है ये? एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है, पावर्ड बाय एआई या ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, इनोवेशन या इंक्लूजन, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर मेन थीम जो है इस फेस्ट की ये थी भाई। और अगर बात करें रिसेंट न्यूज़ की जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है, वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि कई बार मैं महाराष्ट्र या किसी भी स्टेट का जो है स्टैटिक जीके आपको कवर करवाता हूँ, तो उसके अंदर गवर्नर वगैरह के नाम मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आचार्य देवव्रत जो कि गुजरात के गवर्नर थे, उन्होंने ओथ ले ली है महाराष्ट्र के गवर्नर की 15 सितंबर 2025 को। ये अपडेट कर लेना। अगर इस लेक्चर के दौरान कहीं आपको लगता है कि आपको मैं आपकी चीज़ें इनकलकेट नहीं हो पा रही हैं, आपके दिमाग में घुस नहीं पा रही हैं, या फिर स्पीच में कोई दिक्कत है, तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं हमें। अदरवाइज अगर आपके तरफ से कोई दिक्कत आपको लग रही है कि थोड़ा स्लो होना चाहिए या फास्ट होना चाहिए, तो मैं पहले ही बता चुका, वैसे तो यूट्यूब में खुद के अंदर एक फीचर है कि आप 2x स्पीड के ऊपर भी देख सकते हैं और 0.25 की स्पीड पे भी देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही करने में ज़्यादा नुकसान, आपके ज़्यादा स्पीड पे देखोगे तो बल्कि आपको ज़्यादा लॉन्ग रन में नुकसान होगा, क्योंकि चीज़ें प्रोसेस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी बजाय मैं आपको बोलूँगा कि आप पॉज करके चीज़ों को देख सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं उसके ऊपर ये PDF वगैरह अपलोड कर देता हूँ बाद में, तो वहाँ से आप जो है एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। जो भी आपका एक्सक्यूज़ है या कोई डाउट है वहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। इंडिया ने नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप को लॉन्च कर दिया है। कहाँ? आयुशियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 के अंदर, जो कि अबू धाबी के अंदर चल रही थी। इसका जिक्र मैंने पहले भी न्यूज़ के अंदर किया था। तो ये जो रोड मैप है, ये 2025 से 2030 का जो विजन है उसको ध्यान में रख के जो है बनाया गया है, और एक तरीके से नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट प्रिपेयर की है। किसने? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। किसके साथ कोलैबोरेट करके? आयुशियन इंडिया और सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल, इनके साथ कोलैबोरेट करके जो है ये रोड मैप तैयार किया और इसको वहाँ लॉन्च किया गया है भाई। अब इंडिया जो है 17 जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, जिनके अंदर जो बायोडाइवर्सिटीज जो ज़्यादा है, उनमें से इंडिया एक ऐसी कंट्री है भाई। 36 जो ग्लोबल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसमें से 4 हॉटस्पॉट हमारे पास है, जिनका नाम है द हिमालयाज, द वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड, ठीक है। ये 4 हॉटस्पॉट्स इंडिया के अंदर हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। जो भी एनवायरनमेंट बेस्ड या इकोसिस्टम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर जो है काफ़ी मदद मिलती है भाई, ठीक है। और ये चार जो हॉटस्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये लगभग दुनिया का जो लैंड का एरिया है उसको कितना ऑक्यूपाई करते हैं? 2.5%। लेकिन इनके अंदर टोटल बायोडाइवर्सिटी का जो फ्लोरा और फोना है, फ्लोरा जो है वो 8% है और फोना जो है 7.5% जो है इस लैंड के अंदर कवर्ड है भाई। फ्लोरा और फोना का मतलब, फ्लोरा मतलब आप प्लांट बोल सकते हो, फ्लावर से याद रख लेना, फोना मतलब जूलॉजिकल स्पीसीज, ठीक है। और जो 28% जो प्लांट्स हैं और 30% जो एनिमल है, उनमें से एंडेमिक है। अब एंडेमिक क्या है? और जो रेड लिस्ट में अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, लिस्ट कंसर्न, एंडेमिक वगैरह, ठीक है, ऐसी चीज़ें, और नियर एक्सटिंक्शन के और काफ़ी सारी लिस्ट बनाई गई। ये मैं आपको जब एनवायरनमेंट के अंदर बायोडाइवर्सिटी का जब पार्ट करवाऊंगा कि इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा भाई, ठीक है। और जो इंडिया का बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा, जो कि 2022 में एक बार अमेंड भी किया गया था, ठीक है। और जो लिस्ट है उसको अपग्रेड किया गया था किसको ध्यान में रख के? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, साइट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। और
ये अलाइन करती है आईयूसीएन का जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके साथ। ठीक है, चलिए। और ये जो लिस्ट है आईयूसीएन की और जो हम रोड मैप जो लॉन्च करने जा रहे हैं, ये मेनली किसके साथ और इंटीग्रेट करता है? जो कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसके साथ, और द कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ जो है ये इंटीग्रेट करता है। और इसका मेन एम क्या है कि एक तरीके से जो रेड लिस्टिंग सिस्टम है उसको कोऑर्डिनेट किया जा सके नेशनली, और एक्यूरेट असेसमेंट मिले कंजर्वेशन प्लानिंग वगैरह की, ताकि हम उस चीज़ को ध्यान में रखें कि मतलब कौन सी स्पीसीज जो एंडेंजर्ड है या फिर नियर टू एक्सटिंक्ट है, ठीक है, या लिस्ट कंसर्न है, तो उनको ध्यान में रख के हम उनका जो है कंजर्वेशन प्लानिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये नेशनल रेड डाटा बुक हम पब्लिश करने की सोच रहे हैं फ्लोरा और फोना की 2030 तक। ठीक है, जो कि एक तरीके से फाउंडेशनल एविडेंस बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम को जो है गाइड करने का काम करेगी भाई। चलिए, कैलिफोर्निया तीसरा ऐसा यूएस स्टेट बन गया है जिसने दिवाली को ऑफिशियल हॉलिडे घोषित कर दिया। इससे पहले पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट जो है वो दो ऐसे स्टेट थे जिन्होंने ऑलरेडी जो ऑफिशियल हॉलिडे इसको घोषित किया हुआ है। बाय चांस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए कि जो दिवाली फेस्टिवल है उस के वो यूएसए किन स्टेट्स के अंदर जो ऑफिशियल हॉलिडे जो है घोषित किया गया, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो मिसिज जो यूनिवर्स 2025 जो मनीला फिलीपींस के अंदर चल रहा था, उसके अंदर शेरी सिंह विजेता बनी है। ये यहाँ उनकी फोटो है। ठीक है, और ये पहली ऐसी इंडियन है जिन्होंने ये खिताब जीता है भाई। ये 48th एडिशन था मिसिज यूनिवर्स का, जो कि ओकादा मनीला फिलीपींस के अंदर चल रहा था। ठीक है, ये छोटी सी न्यूज़ थी। नेक्स्ट वन हम चलते हैं, टॉप 10 इंडियन स्टेट जो है जिनके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है हाईएस्ट है, उनकी लिस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो होते हैं, मान लो कोई भी एरिया है उसको अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर घोषित किया जाता है तो वहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह मिल जाते हैं, और जो नए नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको काफ़ी सारी फाइनेंशियल हेल्प जो है मिलती हैं, और भी जो रिबेट वगैरह का सिस्टम है उनको वो उनसे लाभ उठा सकते हैं भाई। ठीक है, और इंडिया ने ऐसे ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन खूब सारे जो है इस्टेब्लिश कर रखे हैं जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह जनरेट होती है। देखिए, बाहर से पैसा आएगा या इंडस्ट्री डेवलप होगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी तो आपको रोज़गार मिलेगा, क्योंकि सरकार के हाथ में सबको रोज़गार देना इतना उनके बस की बात है नहीं। ठीक है, चलिए, ये मैंने बता दिया कि SEZ जो है टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह या फिर जो रेगुलेशंस हैं उनको सिंप्लीफाइड कर दिया जाता है उनके लिए, और सिंगल विंडो क्लियरेंस का भी प्रावधान होता है कि ज़्यादा से कागज छेदने को न पड़ दे। ठीक है, ये जोन जो है किसके अंडर काम करते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 जो है एक्ट, उसके अंडर जो काम करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, जो मिनिस्ट्री इनको एडमिनिस्टर करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इनको एडमिनिस्टर करती है। अगर देखा जाए कि किस स्टेट के अंदर SEZ ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के अंदर है, फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा का 9th जो है नंबर है। अगर हरियाणा के एग्जाम में किसी में पूछ लिया जाए कि कौन सा जो है टॉप रैंकिंग में कौन से नंबर पे है हरियाणा SEZ के मामले में, तो 9वें नंबर पे है। हमारे यहाँ 8 जो है 8 SEZ जो है वो हैं भाई। चलिए, INS जो इम्फाल है उसने पैसेज एक्सरसाइज जो है कैरी आउट की है किसके साथ? US नेवी के साथ, जो कि USS ग्रिडली जिसको बोलते हैं अरेबियन सी में। ये हुआ 29 सितंबर को। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्रोनिम दिया गया है पैसेक्स। ठीक है, इसके अंदर जो भी टेक्टिकल मैनोवर्स हैं या क्रॉस डेक फ्लाइंग वगैरह है, एंटी पायरेसी ट्रेनिंग वगैरह है, उनके ऊपर काम किया गया है। ठीक है, और ये किसको फॉलो करती है ये एक्सरसाइज? जो युद्ध अभ्यास है 2025 जो कि 21वां एडिशन
हुआ एनुअल एक एक्सरसाइज है इंडिया यूएस आर्मी के बीच में, अलास्का के अंदर हुई थी ये, ठीक है, युद्ध अभ्यास, उसको बाद ये अब पेसेक्स हुई है, ठीक है। ये दो जो एक्सरसाइजेज का जिक्र हो गया, तो याद रखना कि यूके के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, यूएस के साथ कौन सी चल रही है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है वो 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया है। इसकी थीम जो है वो है द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिश किया था यूएन की जो जनरल असेंबली है उसने। इतना ही है बस। सिस्टेंथे लोंगिस्कैपा, ये क्या है भाई? ये जो एटाकामा डेजर्ट है चिली का, चिली जो कि एक कंट्री है, उसके अंदर जो एटाकामा डेजर्ट है उसका एक ड्रॉट रेजिस्टेंट फ्लावर है, उसका नाम है ये सिस्टेंथे लोंगिस्कैपा। और इसको जो है साइंटिस्ट वहाँ के रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस फ्लावर के बारे में देखा जाए तो वहाँ के लोकल भाषा में इसको पाता दे गुआन को बोलते हैं, ठीक है। और एक तरीके से ये फ्लावरिंग प्लांट है, वहाँ का नेटिव है, वहाँ एटाकामा डेजर्ट के अंदर ही जो है पाया जाता है। और जो ये रेयर फ्लावरिंग डेजर्ट जो है प्लांट है भाई, ठीक है। बस जो इनफ्रिक्वेंट अगर रेनफॉल होती है, बिल्कुल कम रेनफॉल में ही ये ग्रो करता है। देखिए यहाँ से भी आप मतलब इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अटाकामा डेजर्ट की बात की जाए तो ये नदन चिली के अंदर है, जो कि पैसिफिक कोस्ट के साथ लगता है, एंडीज माउंटेन के आसपास। और ये ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है अर्थ के ऊपर। बात करें तो यहाँ पे 1 mm जो एनुअली रेनफॉल होती है उससे भी कम रेनफॉल होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर भी यहाँ की जो नेटिव कुछ प्लांट्स हैं और बायोडाइवर्सिटी इसकी खुद की है, जिसके अंदर ये फ्लावर भी आता है भाई। इसके बाद अगर बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म द बोल दिया, दी बोल दो, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग उसने जारी की है 2026 की। एक तरीके से ऐसी फर्म है जो कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देती है। तो इसमें जो इंडिया है वो यूएसए के बाद सेकंड ऐसी कंट्री है जो ज़्यादा जिसने अपने इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेशन दिया है। रिप्रेजेंटेशन ही दिया है, आया कुछ नहीं, जो आया है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर बात करें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो ये मैंने बता दिया कि ग्लोबल जो है यूनिवर्सिटीज़ को जो रैंकिंग देता है ये, और पब्लिश कौन करता है इसको? यूके बेस्ड है भाई ये, टाइम्स हायर एजुकेशन जो है वो पब्लिश करता है। और लगभग 2191 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 115 कंट्रीज से, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है इसके अंदर। कोशिश की है कि हमारा भी कितने नंबर आ जाए, लेकिन जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके की है, ठीक है, पिछले 10 साल से नंबर 1 पे बनी हुई है। रैंकिंग क्राइटेरिया देखा जाए तो 5 क्राइटेरिया ये देखते हैं, एक तो टीचिंग, फिर रिसर्च एनवायरनमेंट, रिसर्च क्वालिटी, इंटरनेशनल आउटलुक और इंडस्ट्री इम्पैक्ट, ठीक है। ये 5 एरिया जो है देखे जाते हैं। और यूएसए की ने डोमिनेट किया है टॉप 10 के अंदर, मतलब 7 स्पोर्ट जो टॉप 10 के अंदर यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ के हैं, बाकी 3 जो हैं यूके के हैं। हमारा अगर जिक्र करें तो इंडिया टॉप 200 में भी कहीं नहीं है, बस 200 से 250 के बीच में जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर के अंदर जो आईआईएससी है उसने अपना स्थान बनाया है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी अभी तक टॉप 200 में एंटर नहीं कर पाई है अभी तक। तो मतलब आपकी जो रीजनल यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके जो इंफ्रा और इन चीज़ों पर बहस करना बंद करो, सामने सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हो, कदे को एमडीओ बढ़िया, कदे को जीजू बढ़िया, कदे को केयू बढ़िया, सारी कुछ को नहीं, सारा सौदा तारा नाम भी को नहीं आड़े किते, ठीक है। चलिए स्पार्क 4.0, इसका अगर बात करें तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस ने इसको लॉन्च किया है, और 25-26 के अंदर ये प्रमोट करेगी रिसर्च एप्टीट्यूड को। जो भी आयुर्वेदिक जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो बैचलर्स हैं उनको, स्टूडेंट्स को जो है रिसर्च एप्टीट्यूड उनके अंदर जो है जागृत किया जाएगा। अगर बात करें
थोड़ी सी ज़्यादा इसकी अबाउट स्पार्क 4.0 की अगर बात करें तो ये 4th एडिशन है, जिसका इस एक्रोनिम की फुल फॉर्म बनती है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन। केन यहाँ पे नॉलेज को डिनोट करता है भाई, ठीक है। और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जो है वो बच्चों के अंदर पैदा करने की कोशिश इस स्पार्क 4.0 के थ्रू की जाती है, ठीक है। नोडल बॉडी कौन सी है? जो CCRAS है, जो मैंने बताया। इसके क्या दिक्कत हो रही है, बात जनना हो रहा है बोर्ड में तो लिख के डट भाई। जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज जो है, मतलब कहाँ गया CCRAS, ठीक है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर भाई, ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंडर जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं आयुर्वेदा के, उनके स्टूडेंट के लिए ओपन है भाई, ठीक है। चलिए अगली एक रिपोर्ट है जो कि संधन डाटा है। संधन डाटा एक तरीके से सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, जो कि रिपोर्ट पब्लिश करती है कि कितने हमारे पीछे खा गए, कितने ने हमारे पीछे उल्टे दे दिए। तो जो रूरल जो बैकग्राउंड से हैं वो बटे बदमाशी कर जे पीछे उल्टे कौन देंगे, ये नहीं कहा, बैड डेट्स हैं वे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब 3 महीने से ज़्यादा, 30 दिन से ज़्यादा जो है पैसे मतलब उनके ड्यू हुए, उनकी किस्त ड्यू हुए हो गया। तो यहाँ अगर बात करें तो डाटा शो करता है कि रूरल बोरोवर जो हैं वो वर्स्ट हैं लोन रीपेमेंट के अंदर भाई, ठीक है। और लगभग 2.3 लाख करोड़ जो लोन आउटस्टैंडिंग है रूरल कस्टमर का, और लगभग 6.5% जो है उनको ओवर ड्यू हुए 30 दिन से ऊपर हो गए हैं, ठीक है। और यही डाटा जो है 6.1% है सेमी अर्बन के अंदर और 6% है अर्बन के अंदर, एरिया के अंदर। मतलब चोर तो सारे हैं, लेकिन बेचारे गाँव वाला का देख फोटो भी ला दिया इस बेचारी का। और जो ये चोर खा के जा रहे इतने हजारों लाखों करोड़, इनका कोई सामान, ठीक है। ऐसी चीज़ों में बोलना भी गलत, मेरे मुंह तो निकल गई भैया, ठीक है। चलो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में आज पढ़ेंगे। ये रिसेंटली लॉन्च कर दी गई है और एक तरीके से एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। देखते हैं एक और स्कीम आई है तो ये कितना काम करेगी। इस स्कीम का अगर पोस्टमार्टम करे तो ये लॉन्च किए किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, ठीक है। एक तरीके से जो इंडियन फार्मिंग सिस्टम है इसको मॉडर्नाइज करने के लिए इसका मेन एम है जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो 20 से 30% बढ़ जाए, ठीक है। और जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस वगैरह होते हैं वो कम हो जाएं, बिलो 5% हो जाएं। और इनकम जो कि 2030 तक डबल करने की बात चल रही, फार्मर इनकम, वो कोशिश जारी है और पता नहीं ये कब तक राग लापेंगे। वो कोशिश भी इस स्कीम के अंदर लपेट दी गई है। और फार्मिंग जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है उसको, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को जो है प्रोपेगेट किया जाएगा, ठीक है। और सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसका इसके अंदर जो है एडवेंट होगा भाई, देखते हैं क्या करेंगे ये। और वुमेन, यूथ और स्मॉल फार्मर्स को जो है प्रमोट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कि नीति आयोग जिनको मतलब रिकॉग्नाइज करें, उनको जो है इसके अंदर लाभ मिलने वाला है, ठीक है। और इंक्लूसिविटी की बात करें तो वीमेंस फार्मर और यूथ एग्रीप्रेन्योर जो हैं, जो खेती के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी बेनिफिशियरी होंगी। की फीचर की अगर बात करें तो इसका बजट बहुत ठाडा बजट मिला है भाई। 6 साल के अंदर 25 से 31 के बीच में लगभग 1.5 लाख करोड़ जो है, 1.44 करोड़ जो है, लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे। और एनुअली 24,000 करोड़ मतलब खर्च किए जाएंगे। और ये स्कीम कन्वर्जेंस की बात करें तो लगभग 36 जो स्कीम है इसके अंदर इंटीग्रेट कर दी गई है। ज़्यादा लफड़ा ना हो तो एक कॉमन डिजिटल फ्रेमवर्क जो है इसको बना दिया गया है यूनिफाई करने के लिए, ठीक है। स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। AI बेस्ड चिट्टी रोबोट जैसे खेती करेंगे भाई, ठीक है। चलिए और बात करें तो डिजिटल डैशबोर्ड लगभग 117 जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं
लाइक यील्ड वगैरह, स्टोरेज वगैरह, इरिगेशन प्रोग्रेस वगैरह, वो जो है ध्यान में रखे जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। विमेन एम्पावरमेंट भी इसके अंदर मिलेगी क्योंकि विमेन फार्मर का जो है जिक्र यहाँ पे चला है। और ट्रेनिंग और ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, फ्री वर्कशॉप दी जाएगी, किसके द्वारा? जो कृषि विज्ञान केंद्र जितने भी हैं उनके द्वारा। और इंटरनेशनल ट्रेनिंग जो है लगभग 500 फार्मर्स के लिए इजराइल, जापान और नीदरलैंड के अंदर जो है ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। और ग्रीन फार्मिंग जो यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह के ऊपर जो है खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन आता है भारत टैक्सी। ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का जो है वो एक प्रयास है कि जो ग्लोबल जो कैब वगैरह का जो प्लेटफॉर्म है, एग्रीगेटर्स हैं, उनके साथ compete करने के लिए मेती मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की जो ये विंग है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ये कोशिश कर रही है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ मिलकर भारत टैक्सी को लॉन्च करने का, ताकि एक इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव ड्रिवन जो ये हेलिंग प्लेटफॉर्म होगा, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म होगा भाई, जो कि लॉन्च होगा कब? दिसंबर 2025 के अंदर। ये मैंने इसका मेन एम बता दिया कि जो ग्लोबल जो कैब एग्रीगेटर्स हैं उनके साथ compete करने की बात चल रही है। और इसको लीड कौन करेगा? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है, और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और मैती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। उसके बाद आता है द सवालकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट। सवालकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ बन रहा है? चेनाब रिवर के पास, ठीक है, चेनाब रिवर के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर भाई, ठीक है। और इस पे काम कर रही है जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की, वो उसने ग्रांट कर दिया इसको, ठीक है, इसको क्लियरेंस दे दी है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो एक तरीके से जो चेनाब का पानी है उसका यूज क्लीन एनर्जी को बनाने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। और डेवलप कौन करेगा इसको? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसको डेवलप करेगा। और ये आने वाला एक तरीके से इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा इंडस बेसिन के अंदर, ठीक है। ये आप मैप के थ्रू आप इसके अंदर देख सकते हैं, चेनाब रिवर है ये रामबाण डिस्ट्रिक्ट है, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ जो है प्रपोज्ड जो डैम है ये बनेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। रिवर चेनाब रिवर की बात चल रही है, ठीक है। और वेस्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है चेनाब किसकी? इंडस की। और लोकेशन अगर देखी जाए तो रामबाण डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ ये बनेगा। लगभग 1159 यानी 1150 हेक्टेयर जमीन जो ऑक्यूपाई की जाएगी भाई इसके लिए। इसके अगर बाद की बात की जाए तो इंडिया ने 3 की पोर्ट्स जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के रूप में जो है उनको रिकॉग्नाइज किया है गया है। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का मतलब होता है कि कोई भी एक एरिया जो कि हाइड्रोजन या फिर उसके जो और डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, उनको उनके प्रोडक्शन में, उनके यूटिलाइजेशन के अंदर जो है काम में लिया जा सके जो एरिया, ठीक है। जो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने रिकॉग्नाइज किए हैं 3 मेजर इंडियन पोर्ट्स, जिनमें से दीनदयाल गुजरात के अंदर, वीओ चिदम्बरम जो है तमिलनाडु वाला, और प्रदीप पोर्ट जो है कहाँ है? उड़ीसा वाला, इनके अंदर काउंट है भाई, ठीक है। और अगर आगे बात करें ग्रीन हाइड्रोजन हब्स की, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक तरीके से ये क्लस्टर्स को जो है, कौन से क्लस्टर्स को? हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग जो भी एरिया है उसको एक क्लबिंग की जाती है उसकी, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दिया जाता है ताकि जो उसका यूटिलाइजेशन है और उसका प्रोडक्शन स्टोरेज वगैरह है उसको मॉनिटर किया जा सके। ये मैप के अंदर सारे पोर्ट दिखा रखे हैं, ये आप गोट के और मैप पी जाना। एम मैंने बता दिया कि मेनली ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जाए ताकि जो सेल्फ सस्टेनिंग रीजनल इकोसिस्टम है उसको प्रमोशन मिले, और जो कार्बन एमिशन है मेनली जो स्टील सीमेंट इंडस्ट्री है उनके अंदर वो कार्बन एमिशन कम हो, ठीक है। और ये किसका पार्ट है? एक तरीके से दीज हब्स आर डेवलप्ड अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर जो है ये डेवलप किए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही था।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो भाई डाउनलोड करके PDF पढ़ लियो। और कल्ला मेरा सरपना थोपो थोड़ी मैंने तम भी करो, मैं इतनी लाग रहा ठीक है थूक बिलोण ने, तो तम भी थोड़ा अपना भेजा चलाओ, थोड़ी मेहनत करो, रिवाइज किया करो। जब मैं वीकली आपको क्विज करवाता हूँ तो आंसर देने की कोशिश किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रखा करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज के अंदर जो आप उनको ठीक करो, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और टिल देन आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस थिंकर्स। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।